नमस्कार बच्चों। कल हमने क्लास 10 हिंदी गद्य खंड का जो 5वां चैप्टर आपका है, एक कहानी यह भी, इसका पहला पार्ट सुना था। उसमें पिताजी के स्वभाव का वर्णन लेखक मन्नू भंडारी ने किया। माँ कितनी धैर्यशाली थी, सहनशील थी, उसका भी आपने वर्णन सुना। और कल बताया गया था कि लेखिका ने यह भी वर्णन किया था कि परिवार में लड़कियां जब 16 साल की हो जाती थी पहले के समय में, तब उनकी शादी होती थी। 10वीं पास कर लेती थी तब उनकी शादी की जाती थी। लेखिका की जो बड़ी बहन थी सुशीला, वो भी इसी योग्यता पर शादी कर दी गई। उसकी भी उम्र 16 साल के ऊपर हो गई, तब उसकी शादी पिताजी ने कर दी। दोनों भाई भी जो हमसे बड़े थे वो भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अब लेखिका को अपने अस्तित्व का बोध हुआ कि घर में मैं बची हूँ, मैं अकेली हूँ। तो पिताजी क्या कहा करते थे, पिताजी भी उसका ध्यान रखने लगे। जब सभी भाई बहन चले गए, दोनों बहनों की, बड़ी बहनों की शादी हो गई, दोनों भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए, घर में मैं अकेली रही। पिताजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित हुआ। पिताजी ने यह कहते हुए मुझसे कहा कि रसोई घर में भटियार खाना है, रसोई घर में तुझे नहीं जाना है, क्योंकि रसोई घर को पिताजी भटियार खाना कहते थे। तो रसोई घर से दूर रहने के लिए उन्होंने कहा। उनकी सोच थी कि रसोई घर में जो लड़कियां ज्यादा रहती हैं वो उनकी अपनी योग्यता और क्षमता को, अपनी प्रतिभाओं को भट्टी में झोंक देती हैं। तो ऐसा उनका मानना था। सोचते थे कि यदि उसमें काम करेंगी लड़कियां तो उनकी प्रतिभा और क्षमता सब जल करके राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी। लेखिका अपने घर पर होने वाली विभिन्न दलों की आपसी बहसों को सुनती थी। बताया गया था कि पिताजी उनके कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, तो घर में कई प्रकार के राजनीतिक नेता लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां पर आते थे और कई प्रकार की बहसें हुआ करती थी। तो जब घर में लोग आते थे तो हम चाय नाश्ता लेकर के पहुंचा करते थे। मन्नू भंडारी कह रहे कि हम चाय नाश्ता लेकर के पहुंचते थे। तो पिताजी हमसे कहते थे कि बेटी तू भी यहीं बैठ और बहस सुन। तो हम भी वहां बैठ जाते। लेखिका 1942 के आंदोलन की पार्टियों के आपसी मतभेद से तो अनभिज्ञ थी कि ये क्या है, उतनी समझ नहीं थी उसको अभी राजनीति के बारे में। लेकिन जब देशभक्त वीरों का किस्सा सुनती थी, उनके बलिदान की गाथा सुना करती थी, तब उसका मन आक्रांत से, गुस्सा से भर जाया करता था। तो बलिदानों से मन में एक पीड़ा उसके जरूर रहती थी। चलिए अब आगे, अब ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। लेखिका कहती है आगे कि 10वीं कक्षा तक यह आलम था, 10वीं कक्षा तक, कि किसी बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें में सुनती थी। घर में बहस जो हुआ करती थी राजनीतिक पार्टियों की, वहां बैठ करके मैं सुना करती थी और बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। अब विशेष लेखकों की मुझे जानकारी नहीं थी, ना रुचि रुझान विशेष था उस समय। तो जो भी किताबें मेरे पढ़ने लायक होती थी उसको मैं पढ़ा करती थी। कई रचनाकारों की, कई लेखकों की कहानियां भी पढ़ती थी, उपन्यास पढ़ा करती थी, पढ़ती थी। अब जब सन 45 में जैसे ही मैंने कक्षा 10वीं पास की, अब फर्स्ट ईयर में जाना था 11th में, तो जब फर्स्ट ईयर में आई और स्कूल में जब पहुंची, कॉलेज में, तो हिंदी की प्राध्यापिका मुझे वहां मिली जो मुझे हिंदी पढ़ाया करती थी, हिंदी की लेक्चर थी। तो शीला अग्रवाल उनका नाम था। उनसे मेरा परिचय हुआ जब मैं 11th में पहुंची। मैं बचपन में सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में मैं पढ़ा करती थी, जहां से मैंने ककेहरा, छोटा बड़ा, काका गाघा, यानी कि लिखना पढ़ना शुरू किया था मैंने। जहां से उस विद्यालय 1 साल पहले ही हमारा वो छोटे का बचपन का विद्यालय कॉलेज बन गया था। कॉलेज तक की पढ़ाई उसमें होती थी, कॉलेज बन गया था, हाई स्कूल, इंटर, उसके आगे की शिक्षा दीक्षा भी वहीं होने लगी थी। तो वे इसी साल जब मैं 11th में पहुंची, इसी साल वो शीला अग्रवाल नियुक्त हुई थी हमारे उस कॉलेज में, उनकी नियुक्ति हुई थी। तो जब उनसे मेरा परिचय बढ़ा, संपर्क बढ़ा, तो उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में मेरा प्रवेश कराया। साहित्य के प्रति उन्होंने रुझान पैदा कराया, मेरा रुचि बढ़ाई साहित्य के प्रति, हिंदी के प्रति। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, चुनाव करके, यानी कि पढ़ने के लिए सीमित नहीं रही मैं, चुनाव करके पढ़ना कि मुझे कैसा साहित्य पढ़ना है, किस चीज की मुझे आवश्यकता है। खुद चुन चुन कर किताबें दिया करती थी हमारी वो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी। अच्छी अच्छी अपनी पसंदीदा किताबें वो दिया करती थी और जब मैं उन किताबों को पढ़ लेती फिर उन पर बहस किया करती थी। वो पूछा करती थी कि बेटी तू ये बता, ये किताब मैंने दी थी, इसमें तूने क्या सीखा, क्या पढ़ा। तो 2 साल बीतते ना बीतते, 11th 12th में पढ़ चुकी, 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद्र से बढ़कर, शरद
शरद की कहानियों को, मैंने उपन्यास को पढ़ा, प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय पढ़ा, उनकी कहानी उपन्यासों को पढ़ा, और उनसे बढ़कर सिर्फ 2 साल के अंतराल में ही मैं जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, उन तक मेरा रुझान फैल गया। यानी कि उनको सबको मैंने पढ़ डाला, उनकी कहानी उपन्यासों को मैंने पढ़ डाला और फिर फैलता ही चला गया। यानी कि मेरा रुझान साहित्य के प्रति बहुत आकृष्ट हो गया। तो ये देन रही शीला अग्रवाल जी की। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटी छोटी, मैंने एक उपन्यास जैनेन्द्र जी का पढ़ा, तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे सरल, बिल्कुल सहज वाक्यों में वाक्य वाली मुझे एक शैली मिली जो उनकी, वो बड़ी आकृष्ट कर किया उसने मुझे। यानी कि जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने कितनी सहज आसान भाषा में उन्होंने लिखा था उस उपन्यास को, कि उस भाषा ने मुझे अपनी तरफ खींचा, आकृष्ट किया। अच्छा, सुनीता उपन्यास, उनका मैंने एक सुनीता नामक उपन्यास पढ़ा, वो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। अब मैं अज्ञेय जी का एक उपन्यास लाई जिसका नाम था शेखर एक जीवनी, उसको पढ़ा जरूर, मैंने पढ़ गई, लेकिन उस समय मेरे समझ के सीमित दायरे में वो समा नहीं पाया। पूरी तरीका से मुझे वो उपन्यास समझ में नहीं आया। पढ़ तो लिया मैंने, कुछ कुछ चीजें तो समझ में आई, लेकिन पूरी तरीका से वो शेखर एक जीवनी, अज्ञेय जी का लिखा हुआ उपन्यास मुझे समझ में नहीं आ पाया। कुछ सालों के बाद मैंने नदी के द्वीप पढ़ा, नदी के द्वीप, तो उसने मन को कुछ इस कदर बांधा, बहुत अच्छा लगा वो नदी के द्वीप पढ़ने में, मैं उसमें बंध गई। तो इस कदर बांधा और झकझोर दिया कि शेखर को एक बार फिर से मैं पढ़ गई, वही शेखर एक जीवनी, उस उपन्यास को मैं फिर से एक बार पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ, बहुत ध्यान से मैंने समझ करके पढ़ा। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था, मूल्यों के मंथन का, विचारों का प्रवर्तन का समय था उस समय। कि हमें सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए। पाप पुण्य क्या है, पाप पुण्य की अवधारणा करना आनी चाहिए। नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र जी का त्याग पत्र मैंने पढ़ा, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ डाला और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें की। उन सब उपन्यास को मैंने पढ़ती थी जो वो दिया करती थी, सब लेखक रचनाकारों की पुस्तकें दिया करती, और फिर अगले दिन उनकी बहसें किया करती थी, पूछा करती थी। तो लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने खूब जी भर के समझा, मन लगा करके समझा। तो जो हमारी प्राध्यापिका हिंदी की आई थी वो शीला अग्रवाल, उन्होंने सिर्फ साहित्य का दायरा ही हमारा नहीं बढ़ाया कि साहित्य के क्षेत्र में ही रुचि पैदा के लिए करवाई हो, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठ करके देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी कि उन उपन्यासों को पढ़ करके मुझे ऐसे लगा कि आज देश की जो मांग है, देश की में जो क्रांति फैली है, देश आजादी की पुकार कर रहा है, हमें अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है। ये बीज तो बचपन से ही पड़ गए थे, क्योंकि पिताजी कांग्रेसी थे। कई प्रकार की पार्टियां जो रोज मीटिंग हुआ करती थी उसमें मैं बैठा करती थी, उसमें सुनती रहती थी। तो उन उपन्यासों को पढ़ करके मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए मुझे भी कुछ करना है। तो सक्रिय भागीदारी में बदल दिया मैंने उसको। अब मैं घर तक सीमित नहीं रही कि घर की 4 दीवारी में बैठ करके सिर्फ उन मीटिंग में बैठ करके राजनीतिक जमावड़ों की जो बहस हुआ करती उनको मैं सिर्फ सुनूं, यहाँ तक मेरी स्थिति अब सीमित नहीं रही। क्या कार्य करती थी अब? सन 46-47 के दिन जब देश आजादी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ रहा था, सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था क्या? ऐसी स्थिति में जब देश हमारा गुलाम है, सब लोग देश के लिए मर मिट रहे हैं, तो हम कैसे घर में बैठे रहते? तो मैं क्या करती थी, अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी, 11th-12th तो कर लिया कॉलेज में, यानी कि बीए की पढ़ाई कर रही थी उसी कॉलेज में। तो मैं क्या करती थी, प्रभात फेरियां लगाती, प्रभात फेरियां। कई हमारी सहेलियां बन गई थी कॉलेज में, तो मैं उनके साथ में होकर के प्रभात फेरियां सुबह सुबह लगाया करती, हड़तालें करवाती, जुलूस निकालती, और जहां भी इकट्ठे होते थे हम सब लड़कियां, तो भाषण पर शहर का चरित्र था, भाषण हर शहर का चरित्र था, यानी कि जगह जगह भाषण होते थे, हम लोग भी भाषण दिया करते थे, हड़तालें करवाते, जुलूस निकलाते, और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। जितने भी उस समय हमारे भारत देश के युवक थे, सबके हृदय में ये उन्माद सा उठ रहा था कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है, हमें देश को आजाद कराना है, अब देश को गुलाम नहीं रहने देना। सबके अंदर एक प्रकार का नशा छाया हुआ था। तो मेरे अंदर भी ऐसा जोश आ गया। मैं भी उस समय युवा थी,
तो शीला अग्रवाल की जोशीली बातें, उनकी जोशीली बातें क्लास में सुन करके रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। खून, रक्त जो हमारी नसों में बह रहा था, वो एक प्रकार का लावा बन गया कि मुझे भी अब देश के लिए कुछ करना है, इन अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर करना है। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में हुआ, जिस शहर में हम लोग रह रहे थे, जहां पढ़ रहे थे, एक बवंडर हो गया उस शहर में। क्या हुआ? और एक घर में हो गया। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानू समझू। पिताजी सिर्फ ये चाहते थे कि उसकी लड़की क्या करे, सिर्फ घर में बैठे, जो घर में बहसें होती है बस उनकी बातें सुने, घर के बाहर इस तरीके से लड़के लड़कियों के साथ न घूमे। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि हाथ उठा उठा कर नारे लगाती थी, मैं इसके विपरीत पिता नहीं चाहते थे, लेकिन मैं लड़कियों के संग में जाकर के बाहर निकल करके नारे लगाती थी, जोर जोर से हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती फिरती थी। तो अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जब पिताजी को ये खबर मिलती तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता लड़की के ऊपर, मुश्किल होता था इस चीज को बर्दाश्त करना। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए ये कि मुझे भी अब इस बंधे हुए घर में नहीं रहना है, मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है, मेरे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, जितनी वर्जनाएं, जितने हम पर ये बंधन हो गए हों, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता, अपने आप रास्ते खुल जाते हैं जब कुछ करने की हमारे अंदर सोच हो। यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने लगी मैं। जिन पिताजी को मैं बहुत डरती थी, पूरे परिवार के सदस्य डरते थे जिनके क्रोध के कारण, अब मैं उनसे टकराने लगी, वाद विवाद उनसे करने लगी। पिताजी कहते थे नहीं, इस घर की सीमित दायरे में, लेकिन उनकी बात न मान करके मैं नारे लगाती रही, हड़तालें करवाती रही। तो टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था कि राजेंद्र से शादी की, और तब तक चलता ही रहा। उन्होंने मेरी शादी भी करवा दी, शादी होती रही, लेकिन मैं आजादी से पीछे नहीं रही, लगातार मैं ये क्रियाकलाप करती रही। राजेंद्र नाम के युवक से मेरी शादी भी हो गई थी, चलता रहा। अच्छा, आगे लेखिका कहती हैं, यश कामना बल्कि कहूं कि यश लिप्सा, यानी कि नाम हमारा चारों तरफ फैल जाए, ऊंचा नाम हो जाए, पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। वो चाहते थे कि हमारे परिवार का नाम हो, कोई बदनाम न करे कि तुम्हारी लड़की लड़कियों के साथ बाहर नारे लगाती है, घूमती है। वो नाम चाहते थे अपनी बेटी का, तो ये उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशेष करके जीना चाहिए, कुछ विशिष्ट बन करके जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, उसका वर्चस्व हो जाए समाज में। पिताजी की ये इच्छा रहती थी। इसके चलते ही मैं 2-1 बार उनके कोप से बच गई थी, लेकिन मैं इसके विपरीत काम कर रही थी, उनके गुस्सा से मैं बच रही थी। एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, लेखिका मन्नू भंडारी जी फिर बता रहे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल का, जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया, पत्र हमारे घर में भिजवा दिया उन्होंने। और घर में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि पिताजी आकर के मिले मुझसे और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न किया जाए, तुम्हारी लड़की यहाँ पर गलत काम कर रही है। तो प्रिंसिपल साहिब का जब पत्र आया तो उसकी गतिविधियों के बारे में कि तुम्हारी लड़की कौन कौन से कार्य करती है, यहाँ गलियों में कैसे घूमती फिरती है, इसलिए स्कूल की तरफ से अनुशासनात्मक कार्यवाही हम करवाने जा रहे हैं तुम्हारी लड़की के ऊपर, इसलिए यहाँ पर आकर के मिलिए। जहां से पिताजी ने पत्र पढ़ा, वो जो प्रिंसिपल ने भेजा था, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, भयंकर गुस्सा हो गए और बोले, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़ेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर के, प्रिंसिपल क्या क्या सुनाएगी वहां पर जाकर के। 4 बच्चे हमारे जो इससे बड़े रहे हैं, पहले भी पढ़े हैं, लेकिन किसी के स्कूल से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। पहले भी हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। बड़े गुस्से में आ गए पिताजी, गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए, गुस्से में चले गए स्कूल। वो जहां से लेटर आया था, पत्र आया था, स्कूल पहुंच गए। लौट करके क्या कहर बरपा होगा वहां पर, प्रिंसिपल साहिबा ने पता है आपको, सुनाया होगा, उसकी लड़की की सब हालत बताई होगी, क्या क्या काम करती है, ये लड़कियों को लेवा जाकर के हड़तालें करती है, जुलूस करवाती है, भाषण करती है, सब कुछ बताया होगा। अब जब बताया होगा, लौट करके पिताजी ने कितनी गुस्सा उतारी, कितना क्रोध आया होगा उन्हें, तो लौट करके क्या कहर बरपा होगा, इसका अनुमान था मुझे कि अब पिताजी, लेटर आया है, अब पिताजी आएंगे घर,
अब गुस्सा मुझ पर उतारेंगे सब, मन्नू सोच रही थी। तो जब मैंने सोचा कि अब लेटर आया, पिताजी गए, अब लौट करके आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि अब पिताजी की जब गुस्सा उतर जाएगी तब मैं घर में आऊंगी, अभी नहीं आऊंगी, नहीं तो सारी गुस्सा मुझी पर उतार देंगे वो। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर के बैठ गई। पड़ोस की एक मेरी सहेली रहती थी, उसके यहाँ जाकर के बैठ गई। और जब जाने लगी मैं पड़ोस के यहाँ, तो माँ से कह गई, माँ से कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए, जब पिताजी का सारा गुस्सा निकल जाए तब मुझे बुलाना धीमे से तुम। लेकिन जब माँ ने आकर कहा, माँ ने मुझसे आकर के कहा कि वे तो खुशी हैं, चलो चल, तो विश्वास नहीं हुआ। जहां से पिताजी आए और मुझे लेवाने जब माँ गई उस लड़की के यहाँ, कहा कि तू चल जल्दी, तेरे पिताजी तो बड़े खुश हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हमारी प्रिंसिपल साहब ने तो शिकायतें की होंगी, पिताजी कैसे खुश हो गए। गई तो मैं सही, लेकिन डरते डरते, कुछ डरते डरते सी गई। सारे कॉलेज की लड़कियों पर जब मैं पहुंची पिताजी के सामने, तो पिताजी बोलते हैं, अच्छा, सारी लड़कियों के सामने, सारे स्कूल की कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर में बैठा लूं, तुझे घर में बैठा लूं, तेरी पढ़ाई बंद करवा दूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेज देते हैं। सभी लड़कियों को तो भेज देते हैं, और अगर तुम 3 लड़कियां जो ग्रुप बनाए हो, जिनके इशारे पर सारी लड़कियां निकल आती हैं बाहर, तुम 3 लड़कियां अगर इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर टीचर के कहने पर भी वो सारी लड़कियां फिर बाहर निकल आती हैं, मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हो। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए, स्कूल वालों के लिए। उन्होंने मुझे सब बात तुम्हारी बताई, ये पिताजी ने कहा मन्नू से। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, बड़े गुस्सा थे कि कहीं मुंह दिखाने के लायक इस लड़की ने छोड़ा। और कहा बड़े गर्व से कहकर आए, यह तो पूरे देश की पुकार है। आज वो पिताजी बोल रहे थे कि जो हमारी लड़की कर रही है, ये तो आज पूरे देश की पुकार है, देश को आजाद सभी को मिलकर के करना है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे। जब पिताजी मुझे सुनाते रहे और मैं अवाक, आश्चर्यचकित होकर के उनका चेहरा देखती रही, सुनती रही उनको। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न कानों पर, लेकिन ये हकीकत थी, पिताजी मेरी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, एक घटना और घटित हुई। एक घटना तो ये स्कूल वाली, हड़ताल वाली, एक घटना और घटित हुई। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आजाद हिंद फौज का मुकदमा, उस समय जब आजाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था, तो सभी कॉलेज, सभी क्षेत्रों के कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था कि मुकदमा चल रहा है आजाद हिंद फौज के लिए, तो सभी स्कूल, कॉलेज, दुकानें, बाजार सब बंद कर दिए जाए, सब कहीं हड़ताल करा दी जाए। जो नहीं कर रहे थे, अपनी दुकानें बंद, बाजार बंद नहीं कर रहे थे, तो छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर वो सब बंद करवा रहा था, हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग, अजमेर में रह रहे थे, तो जिस शहर में हम लोग रह रहे थे, अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ। जो अजमेर में एक मेन बाजार था, मेन बाजार का चौराहा था, वहां पर सभी स्कूलों के बच्चे, छात्र छात्रा सब इकट्ठा हुए और फिर हुई भाषणबाजी। सब अपने अपने विचार देने लगे, भाषण देने लगे। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूशी मित्र, जो पुराने ख्यालातों के थे, वो मित्र भी वहां पहुंच गए कहीं से। और जब मैं भाषण दे रही थी उसी वक्त वो पहुंचे। तो मेरा भाषण जब उन्होंने सुना तो आकर सीधे मेरे घर पहुंचे वो पिताजी के मित्र, और पिताजी की लू उतारी, खूब बातें सुनाई पिताजी की। तुम्हारी लड़की लड़कियों के साथ बताओ तो इतनी भीड़ के साथ वहां भाषण लगाती है, नारेबाजी करवाती है, हड़तालें करवाती फिर रही है। खूब उनके कान भर दिए मेरे पिताजी के। अरे उस मन्नू को की तो मत मारी गई है। वो पिताजी के मित्र बोलते हैं आकर के हमारे पिताजी से कि वो कह रहे थे कि मन्नू की, तुम्हारी लड़की की तो मत मारी गई, बुद्धि खराब हो गई है। भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी है, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ वो हड़तालें करवाती, घूमती फिरती रहती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है तुम्हारी लड़की। हमारे आपके अच्छे घराने हैं हम लोगों के, इसलिए हमारे घरों की लड़कियों को ये चीजें शोभा नहीं देती। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रहा है आपको कि नहीं, कि बिल्कुल छूट दे दी अपनी लड़की को। वे तो इतनी बातें यानी कि आग लगा करके चले गए, वे तो आग लगा करके चले गए। और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के शिकायत कर जाए, बुराई कर जाए, तो थोड़ी बहुत गुस्सा तो आती ही है। तो पिताजी पूरे दिन भभकते रहे उस आग में जो वो लगा करके चले गए।
बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर हमारी बेटी के कारण हमें थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। अपनी माँ, उसकी माँ से कह रहे थे, यानी कि अपनी पत्नी से कह रहे थे, इस मन्नू का बाहर निकलना सब बंद करवा दो। इस सब से बेखबर मैं तो बाहर थी, मुझे तो पता नहीं था कि वो जो मिले थे अंकल जी, मित्र पिताजी के, वो घर आकर के आग लगा के चले गए। मैं तो इस सब से बेखबर थी। मैं रात होने पर घर लौटी। जब रात का सबक तो होने लगा, शाम समाप्त तो होने लगी, तब मैं घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, बहुत ही अभिन्न मित्र जो इनके थे, खास मित्र हमारे पिताजी के, सिर्फ मित्र अकेले नहीं थे, वो अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे हुए थे उनके पास। जब हम पहुंचे, जब हम शाम के समय रात्रि के प्रहर पहुंचे, शाम के बाद में, तो अंबालाल जी उनके एक परम मित्र, बहुत ही सम्मानित, जिनको बहुत सम्मान था अजमेर में, वहां पर बैठे हुए मुझे मिले। तो मुझे देखते ही उन्होंने, जहां से मुझे देखा कि मन्नू आ गई, तो बड़ी ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। खड़े हो गए मेरे आने पर। वो क्या बोले, आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मैं भी चौपड़ में था जब तुम भाषण दे रही थी, तुम्हारा भाषण सुना, कितना बढ़िया, कितना सुंदर तुमने भाषण दिया। और भंडारी जी को सीधे बधाई देने घर चला आया तुम्हारे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे वास्तव में बेटी तुम पर गर्व है। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? अरे घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार मेरी तारीफ करने लगे। मेरे पिताजी के सामने वो भंडारी जी धुआंधार मेरी तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष, अब उनकी गुस्सा तो उतर ही गई थी, धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था कि मेरी लड़की ऐसी है, मेरी लड़की की तारीफ हो रही है, यानी कि गर्व अनुभव कर रहे थे अपनी बेटी पर। भीतर जाने पर जब मैं भीतर गई तो माँ ने दोपहर के गुस्से वाली पूरी बात सुना दी कि एक मित्र आए थे, वो आग लगा के चले गए थे। तो सारी बात उन्होंने बताई माँ ने। मैंने राहत की सांस ली, कम से कम इनने अंबालाल जी ने उनकी गुस्सा तो शांत कर दी। अब लेखिका बन गई है, बड़ी हो गई। तो लेखिका मन्नू भंडारी कहती है इस पाठ को लिखते वक्त कि आज जब पीछे मुड़ करके देखती हूँ, उस वक्त को याद करती हूँ जब ये घटनाएं घटित हुई थी मेरे जीवन में, तो इतना तो समझ आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, कितनी उम्र मेरी रही होगी, मैंने कौन सा कैसा भाषण दिया होगा, मेरे मुख से कौन कौन से शब्द निकले होंगे, क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था मेरे ऊपर, स्नेह था जो उनके मुख से प्रशंसा बनकर मेरे लिए निकल रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच के और झिझक के धुआंधार बोलते चले जाना इसके मूल में ही रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। हमारे पिताजी कितने प्रकार के अंतर विरोध थे। समझ में नहीं आता था उन्हें कि ऐसा काम करवाएं, कि ये करें, कि वो करें। कितने अंतर विरोध, कई प्रकार के लोग उनका समर्थन करते थे, कई विरोधी भी थे। तो ऐसे जीते थे। एक और विशिष्ट बनने, विशेष कुछ कार्य करने और बनाने की प्रबल लालसा थी उनके मन में। तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता कि समाज में मेरी बुराई ना कोई कर पाए, मेरी लड़कियों की बुराई ना कर पाए। और दूसरी तरफ नाम चाहते थे, मान सम्मान भी मेरी बेटियों का हो। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। अगर एक रास्ता चुनना है तो दूसरे रास्ते पर हम कैसे पहुंच पाएंगे। अच्छा, सन 47 के महीने में जब देश आजाद हुआ, सन 47 के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने, जो शीला अग्रवाल थी हिंदी की प्राध्यापिका, कॉलेज वालों ने उनको नोटिस थमा दिया था। लिख रही मन्नू भंडारी जी, सन 47 के मई में। अब जून जुलाई अगस्त में देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, 3 महीने पहले की बात आजादी के। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कि तुम्हें ये नोटिस है तुम्हारे लिए और तुम्हें इस्तीफा देना होगा। नोटिस, तुम्हें स्कूल आना आपको बंद करना होगा क्योंकि आप स्कूल की लड़कियों को भड़काती हैं। यहाँ लड़कियां जुलूस निकालती हैं, हड़तालें करवाती हैं, यानी कि लड़कियों के बिगाड़ने के लिए, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के लिए। इस बात को लेकर जब पता चला हम लड़कियों को कि हमारी शीला अग्रवाल मैडम को नोटिस थमा दिया गया, स्कूल वालों ने नोटिस दे दिया, तो इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, जिनको हम सबसे ज्यादा चाहते थे शीला अग्रवाल जी को। इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हम 2-3 छात्र जो ज्यादा आगे थे, प्रवेश हम लोगों का उन्होंने नहीं दिया स्कूल वालों की, तुम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे।
तो हुड़दंग तो बाहर रहकर भी हम लोगों ने इतना मचाया और लड़कियों को सबको इकट्ठा कर लिया कि कॉलेज वालों को जो आगे की क्लास के लिए उन्होंने पढ़ाई बंद करवा दी थी, तो अगस्त में आखिर थर्ड ईयर में पहुंच गए थे हम, तो खोलना ही पड़ा उनको बेबस होकर के। तो हम जीत गए, जीत की खुशी कि हमने हमारी जो क्लासें बंद करवा दी थी स्कूल वालों ने, लेकिन आखिर हम लोगों ने सबने मिलकर के, एकता में इतनी शक्ति है कि फिर से कॉलेज हमारा चलने लगा। तो खुशी, जीत की बड़ी खुशी हुई। पर जो सामने हमारी जीत खड़ी हुई थी, सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी, जिसको कई वर्षों लोग इंतजार करते थे, जिस जीत के लिए कि वो जीत हमें मिल जाए, उस खुशी के सामने यह खुशी, कॉलेज की खुशी, ये बिला गई, समाप्त हो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई, और वो कब थी? 15 अगस्त 1947 को। तो ये पाठ मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। इसके एक आध दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं, जैसे पहला प्रश्न है इसका, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा और किस रूप में पड़ा? यानी कि सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उससे 2 साल बड़ी और उसकी बहन सुशीला, पिताजी का भी प्रभाव पड़ा, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, और पिताजी के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर अंबालाल जी का प्रभाव पड़ा। इतने लोगों का वर्णन आप कर सकते हैं। क्योंकि लेखिका का रंग सांवला था, उसकी बहन सुशीला का रंग गोरा था। पिताजी सुशीला को चाहते थे और इसकी मन्नू की उपेक्षा करते थे। परिणाम स्वरूप लेखिका के मन में हीन भावना पैदा हो गई। लंबे समय तक उनके व्यक्तित्व का वो अंग बनी रही। पिताजी ने उन्होंने घर में और समाज दोनों जगह प्रतिष्ठा बनाए रखने की विचारधारा को अपनाया कि घर में भी हमारी प्रतिष्ठा रहे और बाहर भी प्रतिष्ठा रहे। उनके व्यवहार ने लेखिका के मन में आक्रोश और क्रांति का भाव पैदा किया। और जो शीला अग्रवाल थी प्राध्यापिका, उनने पुस्तकों के चयन के साथ साथ साहित्य और साहित्यकारों के प्रति मेरे मन में रुचि पैदा की। उन्होंने लेखिका को जीवन में एक नया रास्ता दिखाया। हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि लेखिका के व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल का, याद कर लीजिए, शीला अग्रवाल का विशिष्ट योगदान था, विशेष योगदान था। डॉक्टर अंबालाल जी जो लेखिका के पिताजी के अभिन्न मित्र थे, उन्होंने लेखिका के भाषण की प्रशंसा करके उन्हें क्रांति के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी। अच्छा, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि लेखिका के जो पिता थे वो रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? ये कई बार बोर्ड में प्रश्न आया है। लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? तो जो ये पाठ है, तो लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया करते थे, कहते थे, क्योंकि उनका मानना था, यानी कि लेखिका के मन्नू भंडारी जी के पिता का मानना था कि रसोई घर की भट्टी में महिलाओं की प्रतिभा और क्षमता जल करके राख हो जाती है। उन्हें रसोई के काम में उलझ करके, रसोई के काम में स्त्रियां उलझ जाती हैं और अपनी कला, अपनी प्रतिभा, अपनी इच्छाओं का दमन उन्हें करना पड़ता है। अच्छा, एक प्रश्न और है, जैसे लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखो। कैसी कैसी टकराहट होती विचारों की, यानी कि कहां कहां पर टकराहट आपको महसूस हुई, पाठ में लिख सकते हो। यानी कि लेखिका ने जब से होश संभाला तभी से पिताजी से किसी न किसी बात पर टकराव होता था उसका। बचपन से ही पिताजी ने उसमें हीन भावना उत्पन्न कर दी थी। लेखिका के अंदर उनके पिताजी कुंठा और प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिच्छाया बनकर के रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जब लेखिका लड़कों के साथ नारे लगाती, हड़तालें करवाती थी, शहर की सड़कों पर घूमती थी, तो पिताजी को यह सब सहन नहीं होता था और वे उसे ऐसा करने से मना करते थे कि ऐसा ना कर। और लेखिका को घर में बैठकर दूसरों द्वारा दी जाने वाली आजादी पसंद नहीं थी। लेखिका का कहना था कि समय चाहे हमें दूसरी दिशा में बहा ले जाए, स्थितियों का दबाव चाहे हमारा रूप बदल दे, लेकिन वे हमें पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकती। तो ऐसे कुछ शब्द, ऐसी कुछ प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आप देखिए, समझिए, सुनिए। धन्यवाद।